Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to start a very new chapter, a very fresh chapter जो कि है solid state. So before going to this chapter, solid state पर चलने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन का क्या रोल होता है स्टूडेंट्स? अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. एज यू नो, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो कि 3D इमेजिनेशन है. आपने क्या करना होता है, इसको इमेजिन करना होता है भी कोई भी रूम या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक सॉलिड है, लाइक आई एम एज्यूमिंग कोई क्यूब है. तो अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं उसकी 3 एक्सिस को देखूंगी. वन इज द एक्स एक्सिस, वन इज द वाई एक्सिस एंड अदर वन इज द जेड एक्सिस. तो मैं उन 3 एक्सिस के बियॉन्ड उसको इमेजिन करूंगी भी मेरा जो रूम है, जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, उस रूम को मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगी और फिर क्या करूंगी, उसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखूंगी. पार्टिकल्स की अरेंजमेंट यानी कि वर्ड पार्टिकल्स जो मैंने यूज किया, इसका क्या मतलब है? आपको पता है भी जो मैटर होता है वो बेसिकली 3 काइंड्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्क क्या होता है? हम फर्क बताते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की अरेंजमेंट यानी कि जिनसे वो कंप्राइज हुआ है, जिन पार्टिकल्स से मिलकर वो ऑब्जेक्ट बना है, उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, वो उसके अंदर अरेंज्ड कैसे है, उसकी हेल्प से हम उसे सॉलिड, लिक्विड या गैस में डिवाइड करते हैं. एक चीज और स्टूडेंट्स, पहले तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ, सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है और गैसेस का क्या होता है. उसके बाद हम उसके अंदर देखने वाले हैं भी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे है, और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं भी पार्टिकल्स कौन सी 2 तरह की फोर्सेस, ठीक है, उसके अंदर कंटेन करती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस बता सकते हैं बहुत इजीली. तो अब आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में ये मेरे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखिए. सॉलिड में मेरे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखिए स्टूडेंट्स, ये है सॉलिड और सॉलिड के अंदर ये है मेरे पार्टिकल्स. आपको देखने को मिलेगा भी ये पार्टिकल्स क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है. टाइटली पैक्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भी मतलब इनके पास स्पेस ही नहीं है इधर उधर हिलने की भी. ये अपनी मीन पोजीशन यानी कि जिस पोजीशन पर ये प्रेजेंट है, ये सिर्फ उसके अराउंड ही क्या कर सकते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं. बिकॉज आप ये देखिए, ये पार्टिकल, एक पार्टिकल ये लेती हूँ, एक पार्टिकल ये लेती हूँ, क्या इनके पास हल्की सी भी स्पेस है भी ये इधर हो जाए या इधर हो जाए? नहीं. आप ये देखिए भी मेरा ये कोई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्क्वायर, ओके, आप इसे परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने पहले पार्टिकल्स बना दिए, ठीक है. तो अगर मैं कहूँ ये मेरा स्क्वायर है और ये इसके अंदर मेरे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, तो अब आप यहाँ देख सकते हो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने ज्यादा पास हैं, इतने ज्यादा क्लोजली अटैच हैं भी ये हिल भी नहीं सकते. ये हिलेंगे तो ऐसे ऐसे हिलेंगे बस, मतलब ये साथ वाले को हल्का हल्का हिलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पार्टिकल की बात करती हूँ तो ये अपनी मीन पोजिशन के अराउंड सिर्फ इतना एक जिगजैग टाइप हिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बस, इससे ज्यादा ये नहीं हिलेगा. लेकिन यही अगर मैं लिक्विड की केस की बात करती हूँ तो लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? लिक्विड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं. जैसे आप देखोगे सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं पास होते हैं, ठीक है. लिक्विड के केस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है. लिक्विड के एग्जांपल आप ले लो, वाटर ले लो. वाटर के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को खींचने की क्षमता. आप देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कितना खींच रखा है, इतना खींच रखा है कि दूसरा पार्टिकल जा ही नहीं सकता अपनी पोजीशन से. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन लिक्विड में अगर मैं बात करती हूँ तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, यहाँ स्पेस है, तो ऑब्वियसली सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है, ठीक है.
साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करती हूँ गैसेस के केस की स्टूडेंट, तो गैसेस में पार्टिकल्स तो बहुत बहुत दूर पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई गैस, इसके अंदर गैस है और गैस के अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। आप देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। मॉलिक्यूल से दूर है तो उनके अंदर की अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली कम ही है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होती तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते, जैसे इनमें है। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग है भी ये इसे हिलने भी नहीं देता उसकी पोजीशन से। लेकिन यही लिक्विड में देखेंगे तो इसके कंपैरेटिवली इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और यदि अगर आप गैसेस के केस में देखोगे तो बहुत कम है। तो ये तो था बेसिक सा डिफरेंस, किस बेस पे, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेसिस पे मैंने मैटर को तीन पार्टिकल्स मतलब तीन चीजों में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसी के अंदर मैंने आपको वर्ड यूज किया पार्टिकल, यानी कि ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल। इसके अंदर अब हमें दो तरह की फोर्सेस देखने को मिलती हैं। वो दो तरह की फोर्सेस स्टूडेंट्स कौन सी होती है? सबसे पहली फोर्स होती है द टेंडेंसी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी मैं आपको बताकर हटी हूं भी, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये डस्टर देखिए, ये डस्टर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। क्यों सॉलिड ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसकी शेप फिक्स्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो इतने क्लोज है भी वो हिल ही नहीं सकते, इसीलिए इसकी शेप को एक डेफिनाइट शेप बनाते हैं, एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप बनाते हैं। सॉलिड में आप देखिए उनके पास जगह ही नहीं हिलने की, तो ये एक फिक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लिक्विड, अगर आप वाटर की बात करती हूँ तो वाटर में देखिए उसकी क्या शेप फिक्स है? नहीं, उसकी शेप फिक्स नहीं है। वाटर के केस में अगर आप उसको किसी और कंटेनर में डाल दोगे, पहले एक छोटे कंटेनर में था, बड़े कंटेनर में पानी डाल दोगे तो उसकी शेप तो चेंज हो सकती है। यानी कि वाटर के केस में, लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं होती, वाइल इन गैसेस तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अब आप देखिए भी, ये भी मैंने किस बेसिस पे बताया, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे बताया। तो द फर्स्ट फोर्स जो एक्ट करती है, जो हमें बताती है भी कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो है टेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सेकंड फोर्स जो हमें बताती है वो है टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम ईच अदर। एस्केपिंग का मतलब तो आपको पता ही है, एस्केपिंग का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, एस्केप करना। ठीक है, अब एस्केपिंग का मतलब क्या है? आप देखिए सॉलिड के केस में कौन सी चीज ज्यादा है? क्या टेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फिर टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम ईच अदर ज्यादा है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम ईच अदर का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एस्केप हो रहे हैं। तो इस केस में इनकी एस्केपिंग पावर ज्यादा है, तभी ये दूर दूर प्रेजेंट है। अगर ये दोनों पास पास होते, इसका मतलब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती। तो अब सॉलिड का केस लेके चलते हैं। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, तो क्या ये एस्केप कर रहे हैं अपनी पोजीशन से? नहीं, ये नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा है। तो इस केस में आप देखोगे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द एस्केपिंग पावर। एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा इसकी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो लिक्विड में देखिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, और यहाँ पर वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी है। तो मैं कह सकती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट मच मोर देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के कंपैरेटिवली, सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने क्लोजली पैक्ड है, वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते। तो लिक्विड में मैं कह सकती हूँ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ थोड़ी सी ही ज्यादा है एज कंपेयर टू एस्केपिंग वाली से। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करती हूँ तो गैसेस में आप देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो यहाँ है, इतनी दूरी पर है भी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस, यानी कि यहाँ पर जो एस्केपिंग पावर है, एस्केपिंग टेंडेंसी है पार्टिकल्स की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी बेसिस पर मैं इन्हें तीन टाइप्स में डिवाइड करती हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सबके सिलेबस में अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों स्टेट्स जो है वो आपके पेपर में है।
तो +2 के अंदर हम देखने वाले हैं द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड की डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इन तीनों के बीच में डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और नीचे लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस व्हिच डिवाइड देम इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फिर आपने ये लिखना है सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है देन द एस्केपिंग, बहुत बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड के केस में थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। एस्केपिंग पावर ही होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी ही ज्यादा होती है। तो इसे ड्रॉ कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे सॉलिड की डेफिनेशन। तो ये स्टूडेंट्स, अब आती है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। बेसिकली सॉलिड होता क्या है? एज आई टोल्ड यू, सॉलिड एक ऐसी फॉर्म है मैटर की जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, एंड सो दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो मूव करेंगे भी तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही ऑसिलेट करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, उससे ज्यादा वो मूव नहीं कर सकते, वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ भी शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है भी वो एक दूसरे के साथ साथ चिपके हुए हैं। तो डेफिनेशन को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर इन विच the forces of attraction is very very strong so that they cannot move, ठीक है, and they oscillate about their mean position। मतलब अपनी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, तो ये एक जो सॉलिड है ये अपनी मीन पोजीशन बस ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट ही करेगा, हल्का हल्का सा। ठीक है, अगर इसके नीचे भी पार्टिकल्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट है तो ये कुछ इस तरह से बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, दैट्स इट, वाइब्रेट करेगा बस। दे हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉलिड के बारे में। बेसिकली सॉलिड क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। अब हम देखने लगे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन की बेसिस पे यानी कि अरेंजमेंट की ही बेसिस पे हम सॉलिड को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज द एमोर्फस सॉलिड एंड अदर वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम देखने लगे हैं एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि सॉलिड्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड आता है एमोर्फस सॉलिड। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? वो हमने डिवाइड किया ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दी पार्टिकल्स उसके अंदर कैसे अरेंज हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे सबसे पहली टाइप आती है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब रेगुलर पैटर्न से मेरा क्या मतलब है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ जो क्रॉस वाला साइन है वो पार्टिकल ए ले रहे हैं हम, जो क्रॉस वाला साइन है दैट इज पार्टिकल ए, और जो डॉट वाला साइन है मतलब ऐसे सर्कल वाला साइन होगा वो होगा पार्टिकल बी। तो अब आप देखिएगा द क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं बना रही हूँ, ए बी पार्टिकल की इसके अंदर अरेंजमेंट है। और अब इसकी अरेंजमेंट जब बनाऊंगी तो देखिए ये क्रॉस डिनोट करता है ए पार्टिकल को, फिर एक डॉट, फिर एक क्रॉस, फिर एक डॉट, फिर एक क्रॉस। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है इस सॉलिड का। इस सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं। अब आप देखिए क्रॉस यानी कि ए पार्टिकल बी पार्टिकल के साथ कैसे बॉन्डेड है। देखिए ए पार्टिकल बी पार्टिकल के साथ बॉन्डेड है और बी पार्टिकल फिर फर्दर ए के साथ, और ये वाला ए फिर फर्दर बी के साथ। सिमिलरली जब आप नीचे देखोगे तो यही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा ए बी। तो इस हिसाब से पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न कहलाता है, जहां पर दो मतलब आप देखोगे दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे अटैच्ड हैं। आपको पता है सॉलिड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि ये पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये कुछ इस तरह से अटैच्ड है। ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, फिर एक ए पार्टिकल, फिर एक बी, फिर एक ए, फिर एक बी।
तो ऐसा सॉलिड जिसके अंदर आपको रेगुलर पैटर्न देखने को मिले उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन सेकंड सॉलिड मैंने आपको बताया एमोर्फस सॉलिड। तो ऐसा सॉलिड जिसके अंदर इरेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिले उसे बोलते हैं हम एमोर्फस सॉलिड। अभी आपको एक बार इसके बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर आपको एक टेबल के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो सेकेंड टाइप मैं आपको समझाने लगी हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, मैंने बोला आपको एक इरेगुलर पैटर्न है, यानी कि जब ए पार्टिकल बी पार्टिकल के साथ अटैच था एक रेगुलर पैटर्न में, हो सकता है यहाँ पर फिर से एक बी पार्टिकल आ जाए और फिर एक ए पार्टिकल आए, फिर एक बी पार्टिकल आए, फिर या फिर अब मान लीजिए यहाँ पर दो ए पार्टिकल आ जाए, फिर एक बी आ जाए, फिर एक ए आ जाए। तो एक इरेगुलर पैटर्न, यानी कि ए पार्टिकल बी के साथ, बी ए बी के साथ, फिर वो ए के साथ, फिर ए के साथ या बी के साथ। कोई पैटर्न रेगुलर नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। ऐसे देखोगे तो ए बी पैटर्न है, ऐसे देखोगे तो ए बी बी ए पैटर्न है, ऐसे देखोगे तो कुछ और पैटर्न है। तो जहां पर इरेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिले वो कहलाएगा एमोर्फस सॉलिड, और जहां पर एक रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हम देखने लगे हैं इन डिटेल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज एंड एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एमोर्फस सॉलिड के बारे में। आइए देखिए एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर इरेगुलर पैटर्न देखा जाता है ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मैं कह सकती हूँ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बना के दिखाई दिया था, उस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम एक और चीज स्टडी करने वाले हैं। दो टर्म्स होती है स्टूडेंट्स जो इसमें आपको पता होनी चाहिए, एक होती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर और एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, देखिए आपको मैंने बोला एमोर्फस सॉलिड है तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इरेगुलर है। इरेगुलर है तो मैं ए बी के फॉर्म में बना रही हूँ, इरेगुलर में मैं तो कोई भी आइटम ऐसे ही लगा सकती हूँ ना। ये जो मैं लाइन शो करती हूँ ये बॉन्ड्स को डिनोट करती हूँ, भी ये पार्टिकल इसके साथ भी बॉन्डेड है और इसके साथ भी बॉन्डेड है, तो ये बॉन्ड्स को डिनोट करने के लिए शो किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सॉलिड है, ये एक एमोर्फस सॉलिड है, एक इरेगुलर पैटर्न है, मतलब ए बी या बी ए ऐसा कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा, ये एक इरेगुलर काइंड ऑफ पैटर्न है। तो इस केस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है, भी आपको जो रेगुलर पैटर्न है वो एक छोटी रेंज तक देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप चलने लगे आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि और इजीली समझ आए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेंज तक चलने लगी, ए बी ए, अब आगे बी आना चाहिए था लेकिन ए आ गया, यानी कि एक शॉर्ट रेंज तक ही उसने एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो किया, उसके बाद उसकी वो कड़ी टूट गई और वो इरेगुलर हो गया। या फिर आप यहाँ देखिए ए बी, अब ए आना चाहिए था फिर बी आ रहा है, यानी कि वो सिर्फ इतना ही चला, उसके बाद उसने क्या किया, एक इरेगुलर पैटर्न फॉलो कर लिया। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है भी एक छोटे से डिस्टेंस तक, शॉर्ट डिस्टेंस तक ही वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है और वो फिर इरेगुलर हो जाता है। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से ही शॉर्ट रेंज फॉलो करे, हो सकता है पहले ही इरेगुलर है बाद में रेगुलर हो जाए। मतलब कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर जो है आपको कहीं पर इसके बीच में कहीं पर ऐसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मिलेगी जहां पर वो कुछ टाइम तक तो दिखते हैं भी रेगुलर वे में है, लेकिन एक्चुअली एट लास्ट वो इरेगुलर हो जाते हैं। क्योंकि हमें पूरे पार्टिकल्स को कंसीडर करके चलना है, तो हम कह सकते हैं दी एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, दे फॉलो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है ए बी ए बी ए बी ए बी, या फिर मैं कहूँ बी ए बी ए बी ए बी ए, मतलब एक ही पैटर्न बहुत लंबी सीरीज तक चल रहा है। अगर मान लीजिए इतना सॉलिड है, इतना है, ठीक है, तो जितने पार्टिकल्स उसमें फिक्स होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न में चलते जाएंगे, तो वो उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, भी बीच में वो इरेगुलर नहीं हुआ, एक रेगुलर पैटर्न से ही बनता गया। यहाँ पर वो कभी तो रेगुलर हो रहा है, कभी इरेगुलर हो रहा है,
तो जब वो रेगुलर होगा उस काइंड ऑफ कंडीशन को कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं amorphous solids are those solids in which particles are arranged in irregular manner. Second, this follows short range order. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। So yes students, next property आती है they are obtained by sudden cooling of liquids. जब हम किसी लिक्विड को एकदम से कूल कर देते हैं, आप ये देखिए भी अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड बनाना है, यानी कि अगर मुझे पानी को आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है, आइस इज अ सॉलिड राइट, तो अगर मुझे वाटर को जो कि एक कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है, मुझे उसे आइस में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली मैं उसे फ्रीजर में रखूंगी ताकि उसे एकदम से कूलिंग दे दूं। यानी कि आप देखिए जब मैं उसे एकदम से कूलिंग दूंगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या बना देगा, एक सॉलिड स्टेट आ जाएगी। तो आप ये देखिए जब भी सडन कूलिंग होती है, इसका मतलब होता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो एकदम से कूल हो रहे हैं, मतलब कि एकदम से उसका इररेगुलर मैनर आ जाता है। तो इसी वजह से उसका इररेगुलर मैनर देखा जाता है, कोई पार्टिकल ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, मतलब कोई फिक्स्ड हब गए, इसीलिए उसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखा जाता है एमॉर्फिस में, क्योंकि यहाँ पर सडन कूलिंग होती है तो इररेगुलर वे देखा जाता है। अगर धीरे धीरे कूलिंग हो रही होती तो पार्टिकल्स अपने आप को प्रॉपरली अरेंज कर पाते, लेकिन सडन कूलिंग होने की वजह से पार्टिकल्स अपने आप को इम्प्रॉपरली अरेंज करते हैं, कोई ऊपर अरेंज हो जाता है, कोई नीचे अरेंज हो जाता है, कोई साइड में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से एक इररेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स नहीं कह सकते। ये आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पेपर्स में जरूर पूछा जाता है या फिर आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, व्हाई आर एमॉर्फस सॉलिड्स नॉट ट्रू सॉलिड्स, इन्हें ट्रू सॉलिड्स क्यों नहीं कहा जाता, दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहा जाता है। आप सबने बसेस में तो ट्रैवल किया ही होगा, होप से आपने देखा होगा जो विंडो होती है बस की, कई बार जब आप उसे धक्का लगाने लगते हैं तो वो मतलब धक्का लगाते हैं लगती नहीं, बहुत आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तो आप देखते हो भी वो जो विंडो है उसका जो ग्लास है वो ग्लास नीचे से थिक हो जाता है और ऊपर से थिन होता है। यू ऑब्जर्व दैट बी बेसिकली, आपने नहीं भी किया होगा तो जरूर करना। कोई पुरानी बस अगर आप देखोगे जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो यूजुअली, तो क्या होता है वो ग्लास नीचे से थिक होता है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कन्वर्ट होने लग जाता है, वो गलने लग जाता है। जो सॉलिड गलने लग जाएगा तो उसे हम कहेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड। इसीलिए एमॉर्फस जो सॉलिड्स का एक एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस, ग्लास, जिसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए भी एमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉन एज सुपर कूल्ड लिक्विड एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि वो गल जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे इकट्ठा हो जाता है, थिक थिक स्लरी टाइप, मतलब थिक हो जाता है, नीचे से मोटा हो जाता है, इस वजह से हमें ज्यादा प्रेशर उसे लगाना पड़ता है। तो इन दो प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, फिर हम करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है भी, जो इसका कूलिंग कर्व हम देखते हैं वो बहुत ही स्मूथ आता है, यानी कि इनके पास शार्प या फिर मैं कहूँ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मैंने एमपी डिनोट किया फॉर मेल्टिंग पॉइंट, आप इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में चाहे तो। यानी कि अगर आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करवा के दिखाती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप देखिए ये जो है ये ग्राफ मैं बना रही हूँ ऑफ टेम्परेचर, जो कि मैं वाई एक्सिस पे ले रही हूँ, और यहाँ टाइम जो कि मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ। तो जैसे जैसे टाइम स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे, टाइम बढ़ता जाएगा, जो उसका टेम्परेचर है वो भी लो होता जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह की ग्राफ देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका कूलिंग कर्व है, ये जो कूलिंग कर्व है ये बहुत ही स्मूथ है, यानी कि इसकी कोई शार्प या फिर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब हम देखने लगे हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो ये स्टूडेंट्स द लास्ट प्रॉपर्टी ये बताती है भी जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं करेंगी। So these are isotropic in nature, means they have the same properties in all the directions. ठीक है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। दैट नेचर इज नॉन एज आइसोट्रोपिक नेचर। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, एमॉर्फस सिलिका एक्सेट्रा। तो ये सब था एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, द एमोर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, आप उसे अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन कीजिएगा कि क्यों कहा जाता है। और उसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है ग्लास, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दैट दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। वो फ्लो करके नीचे आ जाते हैं और नीचे वाला एरिया कर देते हैं, थिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ सॉलिड्स की तरफ, जो कि है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती हैं। अभी तक हमने एमोर्फस सॉलिड देखे थे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होती है। तो डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स which have a regular pattern of arrangement of particles। यानी कि यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ए बी ए, मतलब यही चीज कंटिन्यू होगी, चाहे आप एक्स एक्सिस में चले जाओ, वाई एक्सिस में चले जाओ, ठीक है। तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, एक रेगुलर पैटर्न चलेगा। ऐसा नहीं होगा बी ए बी के बाद बी ए सी, ऐसा नहीं, मतलब ए बी के बाद बी फिर से रिपीट हो गया, नहीं। अगर ए बी पैटर्न है तो ए बी पैटर्न ही सारी तरफ चलेगा। आप इसे चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये मैं बना रही हूँ लाइंस जो शो करती हूँ, ये होता है बॉन्ड को डिनोट करने के लिए। तो मैंने कहा था रेगुलर पैटर्न, यानी कि यहाँ पे भी देखिए रेगुलर पैटर्न है बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ये पैटर्न चेंज नहीं होता, एक रेगुलर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। किस केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। आपको मैंने बताया था एमोर्फस सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। सेकंड चीज देखिए, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होता है, यानी कि ये जो पैटर्न है, ये लॉन्ग रेंज क्यों कहलाता है, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, एक रेगुलर सीरीज है, एक लंबी सीरीज है। आप एमोर्फस सॉलिड्स को याद कीजिए, मैंने उसमें कहा था एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि कुछ टाइम तक क्या होता है, एक पैटर्न चलता है और फिर वो पैटर्न टूट के इरेगुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक देखा जाता है, इसीलिए इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उससे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो यस स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड। आपको मैंने बताया था एमोर्फस के केस में भी वहां पर हम सडन कूलिंग करवाते हैं। सडन कूलिंग करवाने की वजह से उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एक दूसरे को एक सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं, स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, अरेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन में जैसे अगर मैं धीरे धीरे कूलिंग करवाऊंगी तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करेंगे, बहुत इजीली, बहुत रेगुलर, अच्छे से पैटर्न में अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस स्लो हो रहा है, तो इसीलिए उनका जो पैटर्न अरेंजमेंट होगी वो भी फिक्स्ड होगी, रेगुलर होगी, ठीक है। लेकिन जब एकदम से कूलिंग करवा दूंगी तो पार्टिकल्स को नहीं पता भी उन्होंने किस पोजीशन पे कैसे अरेंज होना है। तो वहां पर हमें क्या होता था, क्या देखने को मिलता था, दी सडन कूलिंग की वजह से इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलता था, और क्रिस्टलाइन के केस में स्लो और कंट्रोल्ड कूलिंग की वजह से एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, दे आर ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड। इसके अगला पॉइंट क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आपको याद होगा एमोर्फस में मैंने कहा था दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। उनकी बहुत ही स्मूथ कर्व देखने को मिलती थी हमें। उनकी कुछ कर्व आपको इस तरह से देखने को मिलती थी टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, साथ ही साथ इनका कूलिंग कर्व भी स्मूथ नहीं है। आपको देखने को मिल सकता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ। अब मैंने जो एक बनाया है यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर ये जो चीज है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एक टाइम पर फिक्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्मूथ आपको नहीं दिख रही है इनकी कूलिंग कर्व, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए और इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब आती है द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, भी ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। हम कंपैरिजन में क्यों याद करते हैं, ताकि हमें इजीली उसे समझ सके भी वो क्या होता है, दूसरा सॉलिड कैसा है
और ये सॉलिड कैसा है। तो जो हमारा एमोर्फस सॉलिड था वो आइसोट्रोपिक था, और जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनआइसोट्रोपिक है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है भी आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सॉलिड एग्जिबिट करेगा। लेकिन आइसोट्रोपिक क्या होता था, सेम प्रॉपर्टीज मिलती थी इन एनी डायरेक्शन। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब मैं आपके सामने एक टेबल लेके आने लगी हूँ जिसमें मैंने आपको इन शॉर्ट सारे डिफरेंसेस के तौर पे इसे मैं आपको सम अप कर दूंगी, क्रिस्टलाइन को और एमोर्फस को। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं द डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या होता है, द सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर, यानी कि कोई रेगुलरिटी नहीं है, कभी तो ए बी चल रहा है, कहीं पर ए बी ए ऐसे चल रहा है, तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो जब इरेगुलर अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की, वो सॉलिड कहलाएंगे एमोर्फस सॉलिड। वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाके देख लीजिए। सो द सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो तो आपको एक ही रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, ए बी, मतलब बी के बाद फिर से ए ही आएगा, ए के बाद बी ही आएगा। आप एक्स एक्सिस में देख रहे हो, वाई में देख रहे हो, तो ये एक पैटर्न ही चल रहा है, इरेगुलरिटी नहीं आ रही भी ए बी के बाद फिर से बी ए ऐसे आ जाए, नहीं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, दे कैन नॉट बी कट सिमेट्रिकली। एमोर्फस को हम कट नहीं कर सकते सिमेट्रिकली, रीजन इज क्योंकि इरेगुलर पैटर्न है, तो कोई मॉलिक्यूल ज्यादा कट हो जाएगा, कोई कम कट हो जाएगा, कोई कट नहीं होगा, कोई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे सिमेट्रिकली कट नहीं कर सकते। लेकिन क्रिस्टलाइन में हम उसे सिमेट्रिकली कट कर सकते हैं क्योंकि एक रेगुलरिटी होती है, एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी से बना हुआ है कोई सॉलिड, तो ए के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने बी के हैं, तो जब हम उसे कट करेंगे तो वो एक सिमेट्री में कट होगा। ठीक है, तो जो amorphous solids हैं, they cannot be cut symmetrically while crystalline can be cut symmetrically. लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक अभी मैं आपको बता के हटी थी, तो एमोर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक और क्रिस्टलाइन होते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, द एमोर्फस को हम शॉर्ट रेंज सॉलिड्स भी कहते हैं, वाइल क्रिस्टलाइन को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड्स। ठीक है, ये भी आपको बता के हटी हूँ भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डज नॉट हैव एनी स्पेशल टाइप। इसको हम फर्दर कैटेगराइज नहीं करते हैं, एमोर्फस को हम किसे कैटेगराइज करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हमारा जो चैप्टर बेस्ड है सॉलिड स्टेट, वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बेस्ड है। इसी के अंदर हम इसकी टाइप्स को ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस फिफ्थ पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट क्या है, इनके एग्जाम्पल। एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आते हैं ग्लास, वुड, टायर एंड रबर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एग्जाम्पल आते हैं NaCl, शुगर, डायमंड एंड सिलिकॉन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इन 4 एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट, साथ के साथ मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी करवाया, एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आज हम यहाँ कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड फर्दर वाले सारे टॉपिक्स। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं, एंड यस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।